9 फाइल करते हुए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो टैक्स पेयर्स है वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी टेबल फाइल करनी है, कौन सी टेबल फाइल नहीं करनी है। फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर अभी तक जीएसटी एनुअल रिटर्न्स के रिगार्डिंग जितनी भी टेबल फाइल की जानी है उनमें से कुछ टेबल्स को मैंडेटरी किया गया, कुछ टेबल्स को ऑप्शनल रखा गया और टाइम टू टाइम इनमें चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए। कभी किसी को जो ऑप्शनल था उसको मैंडेटरी कर दिया गया, कभी जो मैंडेटरी थी उसको ऑप्शनल कर दिया गया। और फिर इन टेबल्स के अंदर भी जो कॉलम्स हैं उनको लेकर भी जो है काफी सारा कंफ्यूजन रहा, उनको लेकर भी जो है काफी सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई कि इस पर्टिकुलर कॉलम को आपको कैसे फिल करना है या फिर नहीं करना है। तो जो लोग जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं तो ऐसे में वो कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई टेबल ऑप्शनल है, कोई कॉलम ऑप्शनल है, तो वो उन्हें फाइल नहीं करना चाहते, तो वो उन्हें स्किप करना चाहते हैं। तो ऐसे में उन्हें कंफ्यूजन ये रहता है कि कभी वो कोई ऐसा कॉलम या कोई ऐसी टेबल जो मैंडेटरी हो उसको स्किप ना कर दे। तो ऐसे में हमारी इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस किस टेबल में कौन कौन सा जो कॉलम है वो ऑप्शनल है और कौन सी टेबल पूरी की पूरी ऑप्शनल है। यहां पर हम जीएसटीआर 9 को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ यही बातें करेंगे कि कौन सी टेबल मैंडेटरी है, कौन सी टेबल ऑप्शनल है और किस टेबल के अंदर कौन सा कॉलम जो है वो ऑप्शनल है जिसको आप स्किप कर सकते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी गई है। तो पहले अगर हम बात करें जो टेबल्स आपको फिल करनी होती है वो है टेबल 4 से लेकर टेबल 18 तक, जिसमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। तो जो पहली टेबल है दैट इज टेबल 4, जो कि आपकी रिगार्डिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, डिटेल ऑफ एडवांसेस और डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाईज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जहां पर आपको टैक्स पे करना होता है। तो बेसिकली टेबल 4 जो है आपकी ओवरऑल आउटपुट लायबिलिटी के रिगार्डिंग आपको फिल करनी होती है कि कहां कहां आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है, चाहे वो सेल्स के ऊपर है, चाहे वो आपने कोई एडवांस फॉर सर्विसेज रिसीव किया है उसके रिगार्डिंग है, या फिर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपको टैक्स पे करना है ऑन इनवर्ड सप्लाईज। तो सबसे पहली बात, टेबल 4 को फिल करना मैंडेटरी है, टेबल 4 ऑप्शनल नहीं है। अब बात करते हैं कि टेबल 4 के अंदर क्या कोई ऐसा कॉलम है जो ऑप्शनल है या जिसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी गई है। तो सबसे पहले हम टेबल 4 पर क्लिक करते हैं। टेबल 4 के रिगार्डिंग यहां पर आपकी जो B2C सप्लाई है, B2B सप्लाई है, जीरो रेटेड सप्लाई है, SCZ सप्लाईज है, डीम्ड एक्सपोर्ट्स है, ये सभी डिटेल जो है वो आपको फिल करनी है। इनके रिगार्डिंग यहां पर जो है कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई है और ना ही कोई ऑप्शंस है। अब बात करते हैं कि जो कॉलम नंबर आई है दैट इज फॉर क्रेडिट नोट्स एंड जे फॉर डेबिट नोट्स, और इसके अलावा अगर आपने कोई अमेंडमेंट्स की है और उसके जरिए आपने कोई अपनी टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज की है या इंक्रीज की है, तो पहले क्या होता था, इन चारों कॉलम्स के लिए जो है नेट ऑफ द अमाउंट्स आप फिल कर सकते थे। मींस डेबिट नोट और क्रेडिट नोट्स को नेटिंग ऑफ करते हुए जो नेट अमाउंट आती थी, अगर वो माइनस में है तो आप क्रेडिट नोट्स की इंफॉर्मेशन फिल करते थे और अगर वो प्लस में है तो डेबिट नोट्स के अंडर आप फिल करते थे। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स ये जो इंफॉर्मेशन है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की, ये आपको सेपरेटली जो है यहाँ पर मेंशन करनी है। ऐसा नहीं है कि आप नेटिंग ऑफ कर देंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। यहाँ पर बात की जा रही है उन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट्स की जो है रिगार्डिंग आउटवर्ड सप्लाईज, जो आपकी परचेजेस से रिलेटेड है, इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है, वो आपकी कभी भी जीएसटीआर 1 का पार्ट नहीं होती है और जीएसटीआर 1 का पार्ट ना होने की वजह से यहाँ पर टेबल 4 का भी पार्ट नहीं बनेगी। उसके बाद ये जो टेबल है ये मैंडेटरी है और इसके अंदर बेसिकली इन जो कॉलम्स को जो है आई, जे, के और एल, ये जो 4 कॉलम्स है, पहले आप इनको नेटिंग ऑफ करते हुए जो है डिक्लेयर करते थे, लेकिन अब आपको सेपरेटली मेंशन करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी टेबल की तरफ। नेक्स्ट हमारी टेबल है टेबल नंबर 5, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल, जहां पर आप अपनी बेसिकली नील रेटेड, एग्जम्प्टेड, नॉन जीएसटी सप्लाईज को डिक्लेयर करते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए ऑप्शनल है और किसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी गई है। तो टेबल 5 की अगर हम बात करें तो यहां पर आपकी जो जीरो रेटेड सप्लाई है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई टू एसईजेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। इनके रिगार्डिंग जो है कोई भी एज सच ऑप्शनलिटी आपको नहीं दी गई है, ना ही कोई इंस्ट्रक्शंस है। लेकिन जो टेबल कॉलम नंबर डी और ई है दैट इज एग्जम्प्टेड और नील रेटेड,
इनको आप मर्ज करते हुए, आप अगर सेपरेटली मेंशन नहीं करना चाहते, एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड को काफी सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि किस कॉलम में कौन सी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, दोनों अमाउंट्स को कंसोलिडेट करते हुए एग्जेम्प्टेड कॉलम के अंदर फिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास सेपरेटली डाटा अवेलेबल है, एग्जेम्प्टेड अलग से है, नील रेटेड अलग से है, तो आप अलग अलग भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन नॉन जीएसटी सप्लाई के रिगार्डिंग अब आपको जो है सेपरेटली रिपोर्ट करना होगा कि कौन कौन सी ऐसी सप्लाई है जो आपकी सप्लाई ही नहीं है या फिर जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, पेट्रोलियम है, क्रूड है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स है जिन पर जीएसटी हाल फिलहाल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नॉन जीएसटी की सप्लाई में ये कवर होते हैं, तो वो आप सेपरेटली मेंशन करेंगे। इसके अलावा जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट्स है रिगार्डिंग जो आपकी नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड या नॉन जीएसटी सप्लाईज के रिगार्डिंग, और उनकी जो भी अमेंडमेंट्स आपने की है ड्यूरिंग द ईयर, वो आप नेटिंग ऑफ करते हुए यहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें, टेबल 4 जो B2B सप्लाई की रिगार्डिंग है, वहां पर आपको नेटिंग ऑफ का ऑप्शन अब नहीं दिया गया है, लेकिन यहां पर जो नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई है उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स है, तो आप नेटिंग ऑफ करते हुए मेंशन कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने कोई अमेंडमेंट्स की है उसको भी आप नेटिंग ऑफ करते हुए यहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। यहां पर सेपरेटली मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास डाटा अवेलेबल है तो आप जरूर करें, लेकिन अगर आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है तो आप नेटिंग ऑफ करते हुए भी यहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेबल, टेबल नंबर 6 की तरफ। टेबल नंबर 6 में आपको डिटेल्स देनी होती है रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिसको हम डिस्कस करेंगे। टेबल नंबर 6 में जो आपको डिटेल्स देनी होती है फॉर योर इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो यहां पर आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनपुट्स के रिगार्डिंग, इनपुट सर्विसेज के रिगार्डिंग और कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग, वो आपको सेपरेटली मेंशन करना होता है। लेकिन यहां पर आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज की रिगार्डिंग आपके पास बाइफिकेशन अवेलेबल नहीं है, तो आप उस टोटल आईटीसी को इनपुट्स कॉलम में फिल कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग जो है आपको सेपरेटली यहां पर डिक्लेयर करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा जितना भी इनपुट है रिगार्डिंग योर प्लांट एंड मशीनरी, रिगार्डिंग योर वो एसेट जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज की है। तो कैपिटल गुड्स पर जो आईटीसी है वो आपको अलग से मेंशन करना है। उसके अलावा जो इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज को है उसको आप कंसोलिडेट करते हुए इनपुट्स कॉलम में जो है मेंशन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज इनवर्ट सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, उस पर जो रिवर्स चार्ज आपने पे किया है, और इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन जिस पर आपने रिवर्स चार्ज पे किया है, इनको आप दोनों को कंसोलिडेट करते हुए जो रजिस्टर्ड पर्सन के रिगार्डिंग कॉलम नंबर डी है उसके अंदर आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड को बाइफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप उनको जो है रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी के अंदर ही जो है मेंशन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। अगेन, अगर आपके पास डाटा जो है सेपरेटली है तो आप सेपरेटली मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए डाटा सेपरेटली नहीं है तो ऐसे में आप जो है रजिस्टर्ड पर्संस कॉलम के अंदर उसको जो है कंसोलिडेटेड फिगर्स में जो है यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये थी रिगार्डिंग योर टेबल नंबर 6। नेक्स्ट हमारी टेबल आती है टेबल नंबर 7, जहां पर अगर आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स किया है तो ऐसे में वो जब भी आपने जीएसटीआर 3B के अंदर रिवर्सल्स किए होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको यहां पर फिल करने हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी एक इंस्ट्रक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। टेबल नंबर 7 में बेसिकली जितना भी आईटीसी आपने रिवर्स किया है उसको आपको अलग अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप कंसोलिडेटेड फिगर जो है कॉलम नंबर एच के तहत जो है फिल कर सकते हैं। यहां पर जो है जितना भी रिवर्सल आपने किया है उसकी कंसोलिडेटेड फिगर्स आप मेंशन कर सकते हैं। अगेन, अगर आपके पास सेपरेट डेटा जो है मेंटेन किया है आपने, तो आप रूल नंबर 37, 39, 42, 43 या फिर ब्लॉक क्रेडिट्स के रिगार्डिंग जो है आप अलग से मेंशन कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, अगर ट्रांस 1 से रिलेटेड कोई भी रिवर्सल है, चाहे वो ट्रांस 1 क्रेडिट है या ट्रांस 2 क्रेडिट है, वो आपको सेपरेटली मेंशन करना है। उसको आप कंसोलिडेटेड फिगर्स का पार्ट नहीं बना सकते, उसको आप कॉलम नंबर एच में नहीं रख सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी ट्रांस 1 या ट्रांस 2 से रिलेटेड आपने रिवर्सल्स किए हैं वो आपको सेपरेटली कॉलम नंबर एफ और कॉलम नंबर जी में जो है फिल करने होंगे। उसके अलावा जो आपके रिवर्सल्स है उनको आप कॉलम नंबर एच में फिल कर सकते हैं। टेबल नंबर 8, अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसके रिगार्डिंग ऐसा कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं है। टेबल नंबर 8 मैंडेटरी है, ये आपको फिल करनी है। टेबल नंबर 9 की बात करें, डिटेल ऑफ टैक्सेस पेड, अगेन ये जो है ऑटो पॉपुलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसके रिगार्डिंग भी कोई इंस्ट्रक्शंस ऑप्शनलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है। टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13, तो ये इंफॉर्मेशन अगर आपने कोई भी एडजस्टमेंट्स की है रिगार्डिंग योर प्रीवियस टैक्स पीरियड्स या फिर करंट टैक्स पीरियड्स, जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स में अगर कोई एडजस्टमेंट की है, तो वो आपको जो है यहाँ पर 10, 11, 12 एंड 13 के जो है तहत जो है आपको रिपोर्ट करनी है। टेबल नंबर 10, 11 के रिगार्डिंग आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने जीएसटीआर 1 के अंदर कोई भी किसी भी तरह की अमेंडमेंट की है इन टेबल नंबर 9A, 9B, 9C, 9A के अंदर बेसिकली अगर आप B2B सप्लाईज के किसी भी इनवॉइस को अगर अमेंड करते हैं,
9B के अंदर अगर आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट रिगार्डिंग रजिस्टर्ड पर्सन के रिगार्डिंग कोई अमेंडमेंट करते हैं, और 9C के तहत अगर आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट रिगार्डिंग अनरजिस्टर्ड पर्सन के रिगार्डिंग जो है अगर आप कोई अमेंडमेंट करते हैं, तो उसका इफेक्ट आपको जो है टेबल नंबर 10-11 में जो है वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि वो बेसिकली एक एडजस्टमेंट्स है जो आपने जो है की है ड्यूरिंग द ईयर, और उस एडजस्टमेंट्स की वजह से या तो आपकी जो है टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो वो आप यहाँ पर 10 और 11 में जरूर रिपोर्ट करें। नेक्स्ट इज योर टेबल नंबर 14, वो बेसिकली आपका डिफरेंशियल टैक्स पीरियड है ड्यू टू टेबल नंबर 10 एंड 11। तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी है, अगर आपने ऐसी कोई एडजस्टमेंट की है और उसकी वजह से अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है, अगर वो आपने पे की है या फिर आपको पे करनी है, तो वो आप टेबल नंबर 14 में जो है रिपोर्ट करेंगे। टेबल नंबर 15 रिगार्डिंग डिमांड एंड रिफंड्स, ये एक ऑप्शनल टेबल है, आप चाहे तो पूरी की पूरी टेबल को स्किप कर सकते हैं। अगेन टेबल नंबर 16 जो है सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर्स डीम्ड सप्लाई बाय जॉब वर्कर एंड गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ये भी अगेन एक पूरी की पूरी ऑप्शनल टेबल है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। टेबल नंबर 17 एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, ये एक मैंडेटरी टेबल है, ये आपको फिल करनी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एचएसएन वाइज समरी देने की जरूरत नहीं है, तो ध्यान रखें टेबल नंबर 17 जो है मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। और इसमें एचएसएन भी आपको कैसे मेंशन करने हैं, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट जो एचएसएन कोड्स है वो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करने हैं, और अगर आपकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से कम है तो आपको 4 डिजिट एचएसएन कोड्स यहाँ पर मेंशन करने हैं। इसके लिए जो जीएसटीआर 1 की टेबल नंबर 17 है उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। टेबल नंबर 18 एचएसएन वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, ये बेसिकली एक ऑप्शनल टेबल है, आप पूरी की पूरी टेबल को स्किप कर सकते हैं। तो आई होप जितनी भी टेबल्स हैं जिनके रिगार्डिंग जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए, और देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को और ढेर सारी ऐसी ही वीडियोस के लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ,